तो आज अपन चैप्टर फर्स्ट में बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तक हमने क्या पढ़ा? आवेश पढ़ा, आवेश के गुण पढ़े, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम। तो ध्यान से सुनेंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम कौन थे पहले तो ये समझ लें। कूलाम ने कोई अगर नियम दिया तो समझ में आ रहा होगा साइंटिस्ट ही होंगे, ठीक है, जिनके नाम पर ये नियम पढ़ा। तो इन्होंने किसके लिए एक नियम दिया? इन्होंने दिया कि दो आवेशों के बीच में एक फोर्स लगता है, दो आवेशों के बीच में हमेशा एक फोर्स लगता है। ये नियम किसने दिया? कूलाम ने। कूलाम ने दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स दिया। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स कूलाम ने दिया और दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला फोर्स दिया था न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन। तो न्यूटन का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा न्यूटन के नियम पर चलना पड़ेगा, है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, है ना। तो उन्होंने कहा था दो वस्तु हैं जिनका मास m1 और m2 है, इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है इनके मास के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है r² के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। इन्होंने कहा, न्यूटन ने, दो वस्तु हैं जिनके द्रव्यमान m1 m2 है, इनके बीच में लगने वाला बल समानुपाती होता है इनके आवेश वो द्रव्यमान के गुणनफल के, और इनकी जो बीच की दूरी है वो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर के। और जब इसको कंबाइन करके लिखा तो ये m1 m2 ऊपर आया और जो व्युत्क्रमानुपाती था वो नीचे आ गया। समानुपाती का निशान हटाया तो कांस्टेंट आया g m1 m2 अपॉन। ये था हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया। बस इसी को कॉपी किया कूलाम ने। कूलाम ने कहा दो आवेश होते हैं Q1 और Q2। आवेश ये प्लस माइनस के कुछ भी हो सकते हैं, इनकी बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है इन आवेशों के गुणनफल के। आवेशों के, उधर देखो, ये जो बल है इनके बीच में लगने वाला वो समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर। तो ये समानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती। अब समीकरण अगर 1 और 2 को अगर मिलाकर लिखेंगे तो क्या होगा? तो जो समानुपाती है वो ऊपर आ जाएगा और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो नीचे आ जाएगा। अब समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप देखो इस फोर्स को और इस फोर्स को बिल्कुल सिमिलर लग रहा है। यहां कांस्टेंट K है, वहां G है, यहां चार आवेश Q1 Q2 है, वहां आवेश m1 m2 है, ये बीच की दूरी r² है, वो भी r²। तो कहीं ना कहीं ये जो कूलाम का नियम है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से ही प्रभावित हुआ और इसी को उन्होंने कॉपी किया। बस उन्होंने कहा ये आवेश ये वस्तु के द्रव्यमान के बीच में लगता है और ये आवेश के कारण लगता है, ये द्रव्यमान के कारण लगता है। दो वस्तु जिनमें द्रव्यमान है उनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आवेश नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आवेश है तो कौन सा बल लगेगा? कूलाम का नियम भी लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि एक वस्तु में दो चीजें होती है, एक तो द्रव्यमान और एक आवेश। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण जो बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल, और आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो कूलाम का नियम थे। कूलाम फोर्स भी कहते हैं, इसे विद्युत बल भी कहते हैं, स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो बल लगता है उसे विद्युत बल कहते हैं। तो ये विद्युत बल लग रहा है और ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। बात समझ में आ गई? इसे किसने दिया था? न्यूटन ने, और इसे किसने दिया? कूलाम ने। इसलिए इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं और उसे कूलाम का विद्युत बल का नियम भी कहते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये कूलाम का जो नियम है इसका पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्थिर विद्युत में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखो। व्युत्क्रम वर्ग, तो इसमें एक्चुअल में क्या है ना, जो आर स्क्वायर है ना, वर्ग जो आ रही है ना, व्युत्क्रमानुपाती आ रही है। देखो व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए इसे बोले जाते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसका क्या नाम है? कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। और कूलाम का नियम, आप तो कूलाम का नियम लिखाओ, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखाओ, एक ही बात। ठीक है, तो अब अपन करते हैं इसको अपन कैसे करते हैं, देखो। स्थिर विद्युत से संबंधित, स्थिर विद्युत से संबंधित कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझाइए। बात समझ में आ गई क्वेश्चन? स्थिर विद्युत से संबंधित कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम समझाइए। ठीक है, चलो समझते हैं। इन्होंने कहा मान लो दो आवेश है, आवेश तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, Q1 Q2, इनके बीच की दूरी है r, और इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा F, वो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। भैया एक प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो आकर्षण, दोनों प्लस के तो प्रतिकर्षण। बताया था समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बताया था। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। हमको कूलाम का नियम समझाना है। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच में लगता है, तो हमने दो आवेश ले लिए। दोनों आवेश कैसे भी हो सकते हैं, प्लस प्लस के हो सकते हैं, माइनस माइनस के हो सकते हैं, प्लस माइनस के हो सकते हैं, माइनस प्लस के हो सकते हैं। उनके बीच की दूरी r ले ली, उनके बीच में लगने वाला बल है। तो हमने लिखा ये जो बल है F वो समानुपाती होता है इन आवेशों के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अभी बताया था। तो बस इसी को इन्होंने थ्योरी में लिखा, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने लिखा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के, किन्हीं दो बिंदु आवेश, देखो इसमें क्या लिखा है, बिंदु आवेश। तो इसका मतलब अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लगता है। दो बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के लिए लगता है। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण होगा या कौन सा प्रतिकर्षण? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला यह आकर्षण होगा या, हमने बताया था अगर समान है तो प्रतिकर्षण, विपरीत है तो आकर्षण। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या करता है? प्रतिकर्षण बल दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। तो ये समझ में आया कि नहीं? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन, ये पूरी लाइन, बस ये दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ये पूरी लाइन जो है बस ये दो स्टेटमेंट को लिख दिया है। तो आपको रटना नहीं है, इसको समझ में। ये क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके बीच में लग रहा है? दो बिंदु आवेशों के बीच में। कैसा है? समानुपाती। किसके? गुणनफल के। किसके गुणनफल के? आवेशों के गुणनफल। और ये क्या है? बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए? अब हमने लिखा, डायग्राम बनाया। माना कि Q1 Q2, माना कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश है, ठीक है? Q1 Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश जिनकी जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। जो एक दूसरे से कैसी दूरी पर रखे? r दूरी पर। तब इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हमने लिखा समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर। समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिखने पर। तो जब हमने इसको मिलाया बेटा, तो ये कैसा हो गया? जो सामने था वो सामने आ गया और जो नीचे था वो नीचे आ गया। जो समानुपाती था वो सामने और जो व्युत्क्रमानुपाती थे वो नीचे। अब जब समानुपाती का निशान हटाया तो एक कांस्टेंट आया K, Q1 Q2 अपॉन R। ये जो K स्मॉल K है बेटा, कैसा स्मॉल K, इतना समझ में आ गया? जहां जो स्मॉल K है वो एक क्या है बेटा? समानुपातिक नियतांक। वो क्या है बेटा? समानुपातिक नियतांक। इसकी वैल्यू SI पद्धति में अलग और CGS पद्धति में अलग होती है। तो SI पद्धति में जो K है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होती है। ये एप्सिलॉन 0 अभी क्या है, इसको अभी याद नहीं करना, अभी तो बस समझ लो 1/4 पाई। इसको पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 9 × 10⁹। क्या आता है? इस पूरे को सॉल्व करके क्या आता है? 9 × 10⁹। यहाँ रख दो इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ K की जगह क्या रख दो? पहले ये रख दो। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। और फोर्स का फॉर्मूला रखो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R। न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। CGS पद्धति में
जो K होता है इसकी वैल्यू होती है बेटा 1, क्या होती है? तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K की जगह 1 तो Q1 Q2 और R²। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? डाई। अब मान लो माध्यम उपस्थित है भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है, विद्युत फोर्स है जो है, विद्युत बल जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो हमने माना कि दोनों आवेशों के बीच में, मान लो यहाँ एक आवेश भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? ओ सॉरी, क्या बोलते हैं? माध्यम भरा हुआ है। क्या भरा है? माध्यम। तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमने यहाँ लिखा यदि माध्यम उपस्थित हो तो जब माध्यम उपस्थित होगा, क्योंकि जो बेटा एप्सिलॉन 0 लिखा ना, इसके बगल से कैपिटल क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? तो हमने यहाँ लिखा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल को Q1 Q2 अपॉन R²। और इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन ही लिखना है, क्योंकि न्यूटन में लिखा है। आ गया समझ में? जहां ये कैपिटल K क्या है? जहां माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है? परावैद्युतांक। इसकी वैल्यू बेटा K की वैल्यू 1 होती है वायु के लिए। किसके लिए? वायु के लिए। 80 होती है जल के लिए। किसके लिए? इनफाइनाइट होती है धातु के लिए। किसके लिए? ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलो आप लिख ले फिर इतना, यहीं से लिखना है। इधर तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसमें कंपैरिजन किया था कूलम के नियम और उसमें, है ना? यहाँ से लिख।